अच्छा बच्चों, हमारा आज का वेव्स का चैप्टर्स लास्ट टॉपिक डॉपलर इफेक्ट। लास्ट टॉपिक है, मज़े का टॉपिक है। बच्चों को पढ़ने भी मज़ा आता है, समझने भी मज़ा आता है। जब भी आप रोड पे निकलोगे आपको पता चलेगा ये एक साइंस था, जॉन डॉपलर नाम था उसका। उसने इफेक्ट पैदा किया था। हम सुनते तो उसने सिर्फ इसको लिख दिया, वो ऐसा होता क्यों था उसने वो लिख दिया कि ऐसा होता क्यों है। जब भी आप रोड पे जाओगे तो आपको जब भी ऐसा होता सुनाई देगा, कभी गाड़ी का शोर ऊंचा सुनाई देगा और कभी धीमा सुनाई देगा, कभी उसकी पिच लाउड में जाती नजर आएगी, कभी उसकी पिच स्लो में जाती नजर आएगी। आपको पता चल जाएगा ये जो कुछ हो रहा है वो क्या है, डॉपलर इफेक्ट है। अब डॉपलर इफेक्ट, अब ये मैं इसको कांस्टेंट तो नहीं कर सकता। मैं अगर इसको बूफर कांस्टेंट चला दूं, ये मैंने यहाँ पे बूफर रख दिया, बूफर क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये फ्रिक्वेंसी यानी एक वेव के ऊपर डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है। डॉपलर इफेक्ट किस पे एप्लीकेबल है, जिसकी अपेरेंट फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही हो। जिसकी अपेरेंट फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रही होगी, डॉपलर इफेक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये बूफर है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वेव प्रोड्यूस करेगा। इसकी वेव की प्रोडक्शन जो होगी वो एक लिमिट तक जाएगी। मैं इधर वेव प्रोड्यूस करूंगा तो पूरे आपके वर्ल्ड वाइड इसका साउंड नहीं जाएगा, इसकी एक लिमिट होगी। तो मैं उसकी लिमिट लगा देता हूँ यहाँ तक। ठीक हो गया, यहाँ से मैं हटके यहाँ तक कर देता हूँ इसकी लिमिट। ठीक है, अब जो कोई इस लिमिट के अंदर आएगा उसको इस साउंड के बुफर की आवाज़ सुनाई देगी। जो इस लिमिट से दूर जाएगा साउंड के बुफर की आवाज़ सुनाई नहीं देगा। अक्सर देखा हमने पार्क में बुफरिंग होती है, तो मैं नूर गार्डन बैठे बुफरिंग नहीं सुनता। जैसे जैसे मैं नूर गार्डन से मदीना टाउन की तरफ आता नजर आऊँगा, मुझे उसकी साउंड की फ्रिक्वेंसी लाउड होती नजर आएगी। और आस्ता आस्ता इतना जब मैं करीब आ जाऊंगा तो मुझे उसकी साउंड की फ्रिक्वेंसी एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगी। तो मैं इसकी वेव, क्योंकि साउंड है एज अ वेव, तो मैं इसकी वेव बना लेता हूँ। इसकी वेव मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होगी, ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, और आस्ता आस्ता वेव का डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा। और ये मेरे पास इसकी लिमिट है, ये इसकी क्या है, लिमिट है। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर रख देता हूँ। ऑब्जर्वर को कहाँ रख देता हूँ, यहाँ पे। ये मेरे पास क्या ऑब्जर्वर है, ये मेरे पास क्या सोर्स है। जो साउंड प्रोड्यूस, हमेशा जो साउंड प्रोड्यूस करेगा वो सोर्स होगा, और जिस साउंड के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा वो ऑब्जर्वर इसको फील करेगा। क्लियर हो गया। अपेरेंट फ्रिक्वेंसी चेंज, लेट करो ये भी रेस्ट की हालत में है और ये कॉन्स्टेंटली बफरिंग कर रहा है, बफरिंग कर रहा है ये कॉन्स्टेंटली, पर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है कॉन्स्टेंटली। लेकिन इसकी साउंड की लिमिट क्या है, इससे आगे नहीं। और ये भी रेस्ट की हालत में है। कौन, ऑब्जर्वर। सिर्फ केस को समझने है, लिखना बहुत आसान है, दो दो तीन तीन चार पॉइंट पे लिख के से खत्म कर देना, सिर्फ समझना थोड़ा सा इसको है। ये रेस्ट की हालत में, ये भी रेस्ट की हालत में। फ्रिक्वेंसी चेंज कब होगी, जब किसी वेवलेंथ में चेंज होगी, या क्योंकि रिलेशन आपको पता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा कब होगी, जब वेवलेंथ में चेंज आएगा। फ्रिक्वेंसी कब ज़्यादा कब होगी, जब स्पीड में चेंज आएगा। अब ये जो वूफर है ये कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जो यहाँ पे बैठा शख्स है, क्या इसको इसकी साउंड की फ्रिक्वेंसी चेंज होती नजर आएगी, नहीं। उसको एक ही बात सुनाती रहेगी और एक ही स्पीड से सुनाती जाएगी। उसको एक ही पिच पे उसको साउंड की फ्रिक्वेंसी सुनाए। जब तक ये बुफर कम या ज़्यादा नहीं करेंगे उसको नहीं फ़र्क आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ पे बुफर का साउंड क्या है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट बज रहा है। ना उसकी जो उसकी पिच को ना अप कर रहा है ना डाउन कर रहा है, ना उसकी फ्रिक्वेंसी को वो अप कर रहा है ना डाउन कर रहा है। यहाँ तक समझ आ गई। अब ये भी रेस्ट में है, क्या इसको इसकी अपेरेंट फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही है, इसको फ्रिक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही है, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है, तो थोड़ा सा मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अपेरेंट फ्रिक्वेंसी, इसकी तो अपनी रियल फ्रिक्वेंसी जीरो में ही है क्योंकि ये तो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। लेकिन इसको जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी, अपेरेंट कहते हैं जो पेयर हो रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है फ्रिक्वेंसी, वो फ्रिक्वेंसी इसको क्या सुनाई दे रही है जब दोनों रेस्ट की हालत है।
डेफिनेशन डॉपलर कितनी है? द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज इन रिलेटिव मोशन, दो मोशन के दरमियान जो पेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वो डॉपलर इफेक्ट होगा। अगर पेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, इसको भी पेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होती सुनाई दी नहीं, इसके लिहाज से पेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या थी? इसके लिहाज से पेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या थी? जीरो। दो ही ऑब्जर्वर है ना, ये ऑब्जर्वर है ये, इसके लिए तो ऑलवेज ये क्या रहेगी? जीरो रहेगी। इसके लिए हो सकता है चेंज हो, जब ऑब्जर्वर मूव करेगा, ऑब्जर्वर क्या करेगा? मूव करेगा टूवर्ड किसकी तरफ? सोर्स की तरफ। और सोर्स यहां पे क्या है? स्टेशनरी कह दूं यहां, यस, ये एक दूसरे के आपस में सिनोनिम्स हैं। क्लियर या नहीं समझ आए? अब मैंने एक केस डिस्कस करना है, एक छोटा सा केस डिस्कस करना है, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करेगा। जैसे ही सोर्स मूव करता हुआ देखो, फ्रीक्वेंसी किस डायरेक्शन में आ रही? ऑब्जर्वर किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऑब्जर्वर की वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट किया तो बुक ने u से कर लेते हैं, u0। सोर्स की फ्रीक्वेंसी v से रिप्रेजेंट की है। क्लियर हो गया? ये फ्रीक्वेंसी, ये स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी वेवलेंथ पे। ये स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी वेवलेंथ पे। यहां हमने ये नहीं कहना कि इसकी स्पीड उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ से फर्क पड़े, इसकी स्पीड इसकी फ्रीक्वेंसी से, उसकी स्पीड उसकी फ्रीक्वेंसी पे। यहां पे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रखी हुई है। अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हो तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी? और स्पीड भी क्या हो जाएगी? यानी हम कह सकते हैं ये जो v है, सोर्स है, जो इसकी स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रही। चेंज कौन हो रहा है? ऑब्जर्वर की स्पीड। ऑब्जर्वर की स्पीड चेंज होगी ना, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है और इसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है। समझ आई या नहीं? किसी को समझ आई है? नहीं समझ आई? यहाँ तक समझिए, बातें छोटी छोटी समझनी है। लिखते हुए आपको नजर आना है तो आपने 4-4 पॉइंट का लिख के हमने खत्म कर दिया, बस छोटे छोटे इसका कंसेप्ट कंप्लीट ले लेना है। अब हमें पता चल गया ये हर केस में अलग अलग सीन होगा। क्लियर? अब जैसे ही ऑब्जर्वर मूव करता आगे की तरफ जाता दिखाई दिया, ये चेक करो, यहाँ पे एक फार्मूला मिला है जो रियल रिलेशन पे है। रिलेशन अब चेंज होती नजर आएगी आपको। मैंने इसका अपेरेंट फ्रिक्वेंसी के लिहाज से बनाना है कि इसके लिए अपेरेंट इफेक्ट क्या कर रहा है। इस ऑब्जर्वर के लिए इसकी अपनी फ्रिक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट। इसकी अपनी स्पीड क्या है? इसके लिहाज से ये अपेरेंट फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, इसके लिहाज से ये चीजें चेंज होती नजर आएंगी, इसके लिहाज से ये चीजें क्या रहेंगी? इसके लिहाज से ये चीजें क्या होती नजर आएंगी? मूव कर रहा है ये, इसके लिहाज से वो चीजें क्या होती जाएगी? जिससे ये मूव करते आगे चलता जाए, इससे लगेगा फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो रही, फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो रही तो उससे लगेगा कि सोर्स की स्पीड ज्यादा होगी, और उस सोर्स की वेवलेंथ किसको लगेगा? सिर्फ ऑब्जर्वर को। वो क्या कहेगा? ये वाला शख्स, ये शख्स रख लो, चलो इधर भी, ये वाला शख्स क्या कहेगा? ये तो कांस्टेंट है, मैं तो एक जैसे शोर सुन रहा हूँ, एक जैसी आवाज सुन रहा हूँ। क्लियर है? अब मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा साउंड प्रोड्यूसर है, ये कांस्टेंट नहीं है। मैं अपना साउंड कभी अप कर रहा हूँ, कभी डाउन कर रहा हूँ, कभी बिल्कुल डेल कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने कांस्टेंट रख दिए। घर जाना, घर में बुफर 30 की स्पीड से चला देना, वॉल्यूम से चला देना, क्या कांस्टेंट ही रहेंगे? और एक पीक, एक कोई ऐसा म्यूजिक चला देना जो कांस्टेंट रहेगा, ना उसकी पिच ऊपर या ज्यादा होगी, ऐसे बड़े मौजूद हैं। क्लियर हो गया? तो आपको पता चलेगा, आप घंटा भी चलाते रहोगे आपको सेम आवाज, आप उस आदी बन जाओगे लेकिन आपको सेम ही रहेगा। सारा कुछ किसके मुताबिक हो रहा है? ऑब्जर्वर। अब ये चीजें ऑब्जर्वर के लिहाज से मैंने पुट करनी है। एक रिलेटिव मोशन का एक टॉपिक है, वो आपको मैं समझाऊंगा जब हम 9 चैप्टर पे जाएंगे। उससे पहले हम छोटा सा कवर लेते हैं, इतनी गहराई के अंदर नहीं जाते, हम डीप के अंदर नहीं जाते,
एक छोटा सा समझ लो, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जब कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है तो रिलेटिव वेलोसिटी सम में जाती है। किसमें जाती है? सम में। रिलेटिव वेलोसिटी वी आर इज इक्वल टू वी वन प्लस, जब ये रिलेटिव वेलोसिटी जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो आपस में माइनस हो जाती है। इसको डीपली समझेंगे हम जब इसका टॉपिक आएगा। क्लियर है? पूरा टॉपिक इसको समझना। अब इसके साथ में अगर ये भी समझाने लग गया तो कहोगे सर ये तो वेक्टर है, वेक्टर तो ये ऊपर जीरो होना चाहिए था, नीचे वाले को ऐड होना चाहिए था। ये हम सारा समझेंगे, ठीक है? अभी रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, अभी वो कंसेप्ट अपने जीरो नहीं करने। क्लियर है? अभी इसको समझ मुझे बुला रहे भाई, आया उनको को। यहां तक समझ आ गया या नहीं? अब चलो, ये रिलेटिव वेलोसिटी याद रखना है फॉर्मूला कि ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। ये क्या ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं है? इसकी ऑब्जर्वर वेलोसिटी, इसके यानी ये वेलोसिटी यहाँ पे सम होती नजर आएगी। बस ये थोड़ा सा समझाना था। तो यहाँ पे आ जाओ, मैं अपेरेंट फ्रिक्वेंसी फाइंड करने लगा हूँ इसकी, क्योंकि इसके लिहाज से अपेरेंट फ्रिक्वेंसी क्या अभी अननोन। ऑब्जर्वर की, मैं अब ऑब्जर्वर के लिहाज से इसकी फ्रिक्वेंसी जो चेंज हो रही है, जो इसको लग रही चेंज हो रही है, जो इसको लग रही चेंज नहीं हो रही, वो मैंने फाइंड करनी। तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी भी सेम रहेगी, वी ओवर लैम्डा। इसके लिहाज से ये मैं वी प्राइम कर देता हूँ, ठीक है? ये भी वी एफ प्राइम कर देता हूँ। इसके लिहाज से इसका सारी चीज़ें चेंज होती नजर आएंगी, लेकिन इसकी वेवलेंथ क्या रहेगी? कांस्टेंट। वेवलेंथ चेंज होती नजर नहीं आएंगी। क्या चीज़ इसको नजर आएगी? इसकी स्पीड चेंज होती नजर आएगी। अपेरेंट फ्रिक्वेंसी जब मैं फाइंड करूंगा तो वी कितनी चेंज होती नजर आएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वी प्राइम आपको नजर आएगा v प्लस यू नोड में, यू नोड प्लस v के अंदर चेंज होता नजर आएगा। नीचे पीछे क्या आ जाएगा? लैम्डा। बेटा ये आपका पहला हो गया पार्ट कंप्लीट। सिर्फ समझना मुश्किल है, लिखना मुश्किल नहीं है। आई समझ? इसकी ना समझ आई हो, यानी इसको पेरेंट फ्रिक्वेंसी क्या ज्यादा सुनाती देगी? जिस जैसा वो करीब आता जाएगा, जिस जैसा करीब आता जाएगा तो इसको स्पीड ज्यादा सुनाई देती है। कितनी स्पीड? जितनी इसकी खुद की स्पीड है और जितनी उसकी स्पीड में एडिशन होती जाएगी। खुद की स्पीड को इसकी स्पीड में ऐड, ये तो कांस्टेंट है, ये इसको इसमें ऐड करता जाएगा। लेट करो साउंड की स्पीड कितनी है? 333 स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब ऑब्जर्वर भी तो कुछ ना कुछ होगी ना स्पीड, या नहीं होगी? लेट करो कितनी होगी? 1 से स्टार्ट होता है तो मजीद आगे जाएगा तो ये क्या होती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। यानी वी प्राइम इंक्रीज करती जाएगी, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी भी क्या इंक्रीज करती जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल फ्रिक्वेंसी। जो इसकी फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है, लेट करो कोई भी हो सकती है कांस्टेंट वैल्यू, हमेशा उसकी फ्रिक्वेंसी अपेरेंट फ्रिक्वेंसी से हमेशा कम होगी। अपेरेंट फ्रिक्वेंसी आस्ते आस्ते इंक्रीज होती नजर आएगी जैसा जैसा ऑब्जर्वर की स्पीड ज्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पेरेंट फ्रिक्वेंसी किसकी स्पीड पे डिपेंड कर रही है? ऑब्जर्वर की स्पीड पे। उस स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही, इसे कहते हैं सोर्स की स्पीड। सोर्स की स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही, किसकी स्पीड पे डिपेंड कर रही है? ऑब्जर्वर। क्योंकि सोर्स की स्पीड की मैंने क्या रखी हुई है? कांस्टेंट रखी हुई है। आ रही समझ या नहीं आ रही? ये आपका पहला पार्ट था जिसको नहीं समझ आई हो। इसका मजीद ड्राइव करना हो तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ से निकाल लो। लैम्डा की वैल्यू हो सकती है v बाय एफ से। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा क्या आया? v ओवर एफ। एफ इधर डिवाइडर ऊपर जाए क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला बन गया। ये बेटा आपका लिखने का पहला 4 केस हैं, तो छोटे छोटे केस है, इन्हें बस समझने हैं, बस थोड़े से केस को समझने ताकि आपके लिए आने वाले जो लेवल आपको ये मुश्किल ना दें। कुछ तो समझ होनी चाहिए आप पे। इसको नोट करो, मैं एक सेकंड बाद
अब सेकंड केस डिस्कस कर लियो। सेकंड केस भी बहुत आसान है। पहला केस समझ आ गया, जिसको पहला केस समझ आ गया उसको सारे केस समझ आ जाने। आपको पता ना, ये जो मूव करेगा उस वो ही चेंजिंग में आएगा, जो रेस्ट के हालत में होगा उसकी तो कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। क्लियर हो गया? बस एक केस और। अब ये बातें हमने याद रखनी, यही फॉर्मुलेशन घूमना है। ये जो 4 पॉइंट फॉर्मुलेशन है ना, यही घूमना है। ये मैं रियल फार्मूला लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ। ये मेरे पास फार्मूला। अब देखो, जो ऑब्जर्वर उसकी बजाय इससे अवे जाएगा, वो रेस्ट के हालत में है, उसकी लिमिट इंक्रीज नहीं करनी। जब वो मूव करेगा तो उसकी लिमिट आगे आती जाएगी। ये ऑब्जर्वर इधर की तरफ मूव कर रहा है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये लो, बाकी वही फार्मूला, सारा कुछ वही। अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय वी, और यहाँ पे क्या आ गया? अब इसको क्या, वो पूरी डेरिवेटिव थोड़ी कर रहा हूँ मैं, पूरा ड्राइव करके यही बनेगा। अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी प्राइम डिवाइडेड बाय लैम्डा। वी प्राइम किसके इक्वल आ गया? एफ प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा। क्या लैम्डा ही आ गया, ये देखो। तो इधर इसको चेंज करते, लैम्डा की जगह क्या पुट करने वाला हूँ? प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय वी ओवर
और एफ लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। सेकंड केस भी हो गया, क्लियर हो गया। सेकंड केस में बस रिलेटिव वेलोसिटी लग गई है। सेकंड केस क्लियर हो गया। इसको पेरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी कम सुनाई देगी? सुनाई नहीं देगी, पहले ही जीरो होगी। तो हम कह सकते हैं अब पेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी, यानी मिनिमम जीरो ही कंसीडर की जाती है। आपकी बुक भी यही कहती है। क्या दोनों पूछ के, दोनों की पूछेंगे, आपको नहीं पता बेस्ट क्लास में चल रही है। तो मैं आया, मैं क्लास लेने के बाद ही आऊँगा, मैं देखता हूँ पता अभी अशिया को है तो मैं देखता हूँ। कभी कभी मूड चेंज करने की वजह ना बच्चे खुद ही बनते हैं, इतने बुरे इंसान होते नहीं जितना बना दिया जाता है। चलो अगला केस, लास्ट दो केस और देख लेते हैं। अब ऑब्जर्वर को रेस्ट की हालत में कर देता हूँ। ऑब्जर्वर को किस हालत में कर रहा हूँ? अब देखो ऑब्जर्वर रेस्ट की हालत में, पहले ऑब्जर्वर तब का रेस्ट ही लिखा हुआ है, मूव तो करवाया ही नहीं। ये भी सही है। चलो ऑब्जर्वर रेस्ट की हालत में, ऑब्जर्वर को अब अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी? अब दो ऑप्शन, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाए सुनाई देगी, तो अगर सोर्स दूर जाए कोई कहानी है। लेकिन यहाँ पे एक कहानी और है जो हमने समझनी है। यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या करने लगा हूँ मैं, जीरो। यहाँ पे सारा केस क्या है, सोर्स का। आई समझ? अब इसके साथ रिलेशन बनानी है और उसके साथ कंपेयर करना है। किसके साथ रिलेशन बनानी है? इसके साथ रिलेशन बनानी है, जो ये सोर्स बैठा हुआ है इसकी स्पीड के साथ इसकी रिलेशन बनानी है। ये लो वी एस, इसको वी कह देता हूँ, उसे वी एस ही रहने देता हूँ। वो यू नॉट है, ये वी एस और ये इसके साथ। अब ये स्पीकर का जो जब ये मूव करेगा तो इस वेवलेंथ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। आएगा चेंज, वेवलेंथ में क्या होना चाहिए, हो जाएगा। अब वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं रहेगी, अब इसमें चेंज आएगा। यानी हम कह सकते हैं, अगर मैं फार्मूला लगाऊं, अगर पिछला फार्मूला देखो तो मैंने लिखा था पेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी प्राइम ओवर वेवलेंथ। वेवलेंथ प्राइम नहीं बना क्योंकि वेवलेंथ कांस्टेंट थी। जैसे ही ऑब्जर्वर ने मूव किया, सोर्स ने मूव किया, तो स्पीड कांस्टेंट रह गई और चेंज आ गया। अब वेवलेंथ में चेंज आना है, वेवलेंथ पुट करना है, और वेवलेंथ का फार्मूला हमें पता है किसके इक्वल है, v ओवर। अब इसमें चेंज आना है, क्लियर है? बस कोई नहीं, अब वो उसकी तरह मूव कर रहा है, तो ये जो v प्राइम है, ये इसकी जो लैम्डा का v प्राइम बना है, लैम्डा की वजह से v प्राइम जो बना है, उसमें क्या बन जाएगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। f ये इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ, f प्राइम इज इक्वल टू v बाय v प्लस यू नॉट। ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई करवा दूं, उल्टी हो गई। हाँ जी उल्टा हो गया, आगे लेकिन समझ आ गई है। उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा, स्पीड चेंज कर रहा था, तो ये चीज ऊपर मेंशन हो रही थी। इसमें वेवलेंथ चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या से जो स्पीड चेंज हो रही है, अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी जो ये फील करने वाला है, अब उसको स्पीड चेंज होती, उसको इसको वेवलेंथ चेंज होती नजर आएगी। आई समझ? या उसको वेवलेंथ होती चेंज नजर आएगी, इसको लगेगा शायद अब ये आगे जाता जाएगा, वेवलेंथ खत्म ही नहीं होगी। इसको चाहिए था कि ये वेवलेंथ खत्म हो जाती, अब इस सोर्स को इस वेवलेंथ को क्रॉस कर लेना चाहिए था। ये क्या देखता है कि वेवलेंथ आगे चलती जा रही, यानी इसको लग रहा है कि वेवलेंथ नंबर तो इंक्रीज करती जा रही, जबकि ऐसा नहीं था, या ऐसा था। लेकिन इसको क्या फील हो रहा है, वेवलेंथ नंबर इंक्रीज। वो कह रहा भाई खत्म भी हो जाए, वेवलेंथ इतनी चलती जा रही। अक्सर होता है मैं चलता जाता हूं, मैं देखता हूँ यार मेरा रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। उसे ये नहीं पता चला कि मैं मूव कर रहा हूँ, साथ साथ ऊपर वाली चीज भी आगे की तरफ जा रही है, जिसके वजह से इसको नंबर ये कांस्टेंट रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 है ना नंबर ऑफ वेव्स। फ्रीक्वेंसी 7 हर्ट्ज है ना, तो ये 7 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज हो सकती है। 8 हर्ट्ज करने वाला कौन है,
ये तो कांस्टेंट है, ये तो 7 हर्ट्ज है, लेकिन अब इसको कितनी हर्ट्ज सुनाई देगी, इसके लगे एक और नजर आएगी इसको, जब वो इसको क्रॉस करके इधर पहुंचेगा, ये 3, ये समझ लो 5 पे पहुंचेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगी 6 और ये क्या हो जाएगी 7। जब इसको 5 को क्रॉस करके ये आगे जाके ये 6 पे पहुंचेगा, तो ये 7 और इसको 8, 8वीं खुद ब खुद बनती नजर नहीं आएगी, लेकिन वो 8वीं होगी नहीं, इसके लिए वेवलेंथ चेंज होती नजर आएगी, इसके लिए, इसके लिहाज से वेवलेंथ चेंज हो रही है, और वेवलेंथ में मैंने चेंजिंग कर दी, वेवलेंथ की स्पीड में चेंजिंग करके मैंने पुट कर दी। वेवलेंथ ऐसे पुट करना है तो ऐसे पुट कर दो, ऐसे फार्मूला लेके पुट करना है तो ऐसे फार्मूला लेके पुट कर दो, बाकी वही चीज़ है। इसमें अगर मैंने पुट किया है तो देखो एफ प्राइम ऑलवेज ग्रेटर हो, क्योंकि इसको पेरेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती सुनाई देगी, इसको पेरेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती सुनाई देगी, उसको वेवलेंथ इंक्रीज होती सुनाई देगी, और रिजल्ट आता आपको ये सुनाई देगा। समझ आ गया या नहीं? अब ये जब उधर की तरफ मूव कर लेगा, गाड़ी का रुख मैं व्हीकल्स का रुख दूसरी तरफ कर लूं, उसके लिए फिर भी वेवलेंथ चेंज रहेगी, इसके लिए वेवलेंथ ही चेंज रहेगी, क्योंकि अगर दूसरी तरफ मूव करेगा तो दूसरी तरफ इसको नंबर ऑफ हर्ट्ज ज्यादा सुनाई देंगे, इसको दूसरी तरफ फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी, लेकिन इसकी और इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के सिमिलरली हो जाएगी। ऑपोजिट था तो बस प्लस आया, सिमिलरली हो जाएगी तो बस ये साइन माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का। तो ये ऑल केस मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं, किसी को नहीं समझ आई वो पूछ सकता है। क्लियर है हमारा? रिपीट कर सकते हो 4 केस में क्या था?